पहला इशू है हमने क्या खोया और क्या पाया। हमने अपनी जनता को खोया, हमने अपनी इकोनॉमी बर्बाद कर दी, हमने अपनी सैनिक को खोया और हमने अपने सैनिक के मनोबल को, जो फ्रीडम दिया था, उसको कमजोर करने का पॉलिटिकल सिस्टम और पॉलिटिकल माध्यम है। ये लगातार सवाल उठ रहा है कि इंटेलिजेंस की रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों नहीं। स्टैंडिंग कमेटी में इंटेलिजेंस की रिपोर्ट थी कि घुसपैठ हुए हैं, उसके बावजूद बॉर्डर पर से सारे सिक्योरिटी क्यों हटाए गए, उस किसके आदेश थे, वो आदेश कहाँ। एक सप्ताह पहले तक वहां सिक्योरिटी थी, आर्म फोर्सेस थे, कश्मीर फोर्सेस थे, हमारी सैनिक थी, फिर क्यों हटाया गया। वहां पर आम जनता को जाने की इजाजत नहीं थी, फिर उसको किसने खोला, किसके आदेश पर आम जनता को जाने की इजाजत। पहलगाम में भी इंटेलिजेंस रिपोर्ट 11 मिल चुके थे, कहे गए थे कि कोई बड़ी अप्रिय घटना घट सकती है, कुछ भी हो सकता है। और यह भी रिपोर्ट में थी कि हमारे सैनिक को बाय रोड कहीं नहीं भेजा जाए, प्लेन और हेलीकॉप्टर से भेजा जाए। फिर किसके ऑर्डर पर हमारे सैनिक को बाय रोड भेजा जाए, इसके पीछे कौन है। हथियार और बारूद पाकिस्तान के से नहीं आता है, घुसपैठ होती है, लेकिन 3 क्विंटल बारूद पाकिस्तान से नहीं आ सकता। तो हिंदुस्तान में कौन लोग हैं जो इस बारूद को मुहैया कराया, उसकी खबर आज तक क्यों नहीं। पहलगाम के बाद कितने लोगों को, पहलगाम के दोषी को खत्म की गई, मारा गया, उसके बाद वो कहाँ है। मुनासिर अहमद, अब जो पुलवामा के वक्त भी उसकी बात आई कि मुनासिर अहमद ने ही साजिश रचा, और पहलगाम में भी मुनासिर अहमद की नाम आई। तो 6 साल के बाद पुलवामा और पहलगाम के बीच में मुनासिर अहमद को मरवाया क्यों नहीं है। कौन कौन आतंकवादी अभी तक मरे, कितने आतंकवादी मरे, बड़े आतंकवादी का नाम क्या। और जब मेरे सैनिक को फ्रीडम दिया गया तो फिर हमने बिना सैनिक के राय किए तीनों फोर्सेस को बुलाए। आप सिर्फ ट्रंप के ट्वीट पर और यह कहना कि हमारे कंट्री में हमारे पीएम को सेंस की बात कर रहा है, हमको तो समझ में नहीं आता कि अब जो देश अनह्यूमन राइट्स के लिए जाना जाता है, जो कंट्री कभी भी अपने अहंकार के चलते किसी भी छोटे देश को खत्म करता है, डेमोक्रेसी जो अमेरिका की थी, जो अब्राहम लिंकन और बराक ओबामा जैसे लोगों से जाना जाता था। आप जरा बताइए, जो ट्रंप दूसरों की कृपा पर चुनाव जीता, रूस की कृपा पर, और जब ट्रंप आते ही उन्होंने क्या नहीं कहा, हमको तो मुझको समझ में नहीं आता। ट्रंप ने लिखा है, हम लास्ट को हम आपको सिर्फ पढ़ा बोल देते हैं कि कंट्रीज आर यूजिंग कॉमन सेंस एंड ग्रेट इंटेलिजेंस। कॉमन सेंस, वो बात कर रहा है हमारे कॉमन सेंस की, मतलब जिस राष्ट्रपति को खुद कोई कॉमन सेंस ना हो। जेलेंस्की ने उसको जवाब दिया, और एक छोटा देश यूक्रेन ने कहा, जेलेंस्की ने, हम मिट जाएंगे, घुटने नहीं टेकेंगे दुनिया के सबसे ताकतवर देश के सामने, जबकि उसके पास परमाणु नहीं है। वो अपने आत्मसम्मान और स्वाभिमान से कोई, पूरा देश सपोर्ट में, पूरी विपक्ष सपोर्ट में, राहुल गांधी जी ने उसने कहा कोई राजनीति नहीं। आज जरूरत थी जवाब देने की, जब मुल्क अब एक ही आवाज था कि हमको आजाद कश्मीर दे दो, हमें पीओके दो,
हमें आतंकवादी सरपरस्त सरकार को खत्म करो पाकिस्तान में। पाकिस्तान की जनता हमसे ज्यादा परेशान है आतंकवादियों से। उस मुल्क में जो सरकार आतंकवादियों के सहारे पर चलता हो, सरकार से ज्यादा पैसे आतंकवादियों के पास हो, जिस देश की सेना आतंकवादियों के सहारे जीता हो, उसकी पंचायती ट्रम्प कैसे कर सकती है? इंदिरा गांधी जी ने अमेरिका को दुस्साहस कहा था, 4000 किलोमीटर बैठ के कोई देश मेरे भारत के बारे में निर्णय ना ले। चाइना को उन्होंने धमकी देकर समाप्त करने की कोशिश की। चाइना को उन्होंने हिम्मत दिखाई भारत की। उन्होंने भारत के आत्मसम्मान के लिए बिना गोली चलाए, बिना किसी कैजुअलिटी के बांग्लादेश को भारत का सच्चा देश बनाए, पाकिस्तान के टुकड़े किए। इंदिरा गांधी के रहते कभी भी पाकिस्तान, आज तक भरोसा कैसे करेंगे? लाल बहादुर शास्त्री से लेकर के आज तक पाकिस्तान ने मेरे साथ धुरतई की है। कैसे भरोसा करेंगे पाकिस्तान की सरकार के पास, जो सरकार चलती ही आतंकवादी से है? उस पर भरोसा करें। 71 में इंदिरा गांधी जी ने पूरी दुनिया को अपनी ओर किया था। एक एक कंट्री जाकर के सबसे पहले उन्होंने बताया कि मेरे साथ क्या इनजस्टिस हो रहा। तो इंदिरा गांधी जी के सबसे बड़े दुश्मन थे उस राष्ट्रपति से जाके भी, उसका भी सपोर्ट किया। यह सही है कि गोला बारूद परमाणु थर्ड वर्ल्ड वॉर इस दुनिया का कोई समाधान नहीं है, लेकिन समाधान तो है ना कि हम पूरी दुनिया को एक करके आतंकवादियों को समाप्त करें। आतंकवादी को खत्म करने में पूरी दुनिया का सपोर्ट तो हमें मिल सकती थी। हम थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं चाहेंगे, लेकिन आतंकवादियों की भी सरकार को हम सही नहीं रहने देंगे। हमारी जमीन हमें चाहिए। हम सरकार से फिर आग्रह करना चाहेंगे, बिना किसी आलोचना के, आप अपने वादे पर कायम रहिए। जो आप कहते थे कि अमेरिका में जाकर के हम भीख मांगते हैं, फिर इन्होंने घुसपैठ कर दिया। आप फिर भरोसा कैसे करते हैं पाकिस्तानी सरकार को? और हमें शहबाज जैसा टुच्चा हमें आंख दिखा रहा है हमारे मुल्क को, जो आतंकवादियों के बदौलत जीता हो, जो आतंकवादियों के पैसे के बदौलत सरकार बनाता हो। आतंकवादी चाहेगा तो सरकार में रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा। बाकी सैनिक चाहेंगे तो सरकार में रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा। वो भी भारत को कहता है कि अंतिम सांस तक लड़ेंगे। जिसके फोर्स को खाने के पैसे नहीं, जो दूसरे के अनुकंपा पर जीता हो, चाइना, तुर्की, अनुकंपा पे जीता हो, अपनी जमीन देके, अपनी सब कुछ देके, वो बात करता है भारत के बारे में। हर कीमत पर इस मुल्क के लोग आज ये मान चुके हैं कि अब हमें अंत हो गया, अति हो गया, हमें पीओके दो और आतंकवादी को खत्म करो। और मेरा मानना है चुनाव लड़ना अलग बात है और लड़ना दूसरी बात है। इन नेताओं से अब उम्मीद नहीं की जा सकती लड़ने की। ये सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए पैदा हुए, ये कुर्सी पर ऐशो आराम की जिंदगी पाने के लिए पैदा हुए, इस मुल्क के लिए पैदा नहीं हुए। इस मुल्क के जनता के लिए ये नेता लोग पैदा नहीं हुए। ये इसे सिर्फ पैसा चाहिए, इसे सियासत करना, इसे राजनीति करना है। इन्हें कभी पुलवामा पे चुनाव जीतना है, कभी पहलगाम पे चुनाव जीतना है। इन्हें हमेशा अवसर को ढूंढना है, हर चीज में अवसर, हर बातों में अवसर। मैं नेताओं से आग्रह करना चाहूंगा, देश के सवाल पर आप व्यूअर्स के लिए मत मरिए, आप पेपर में छपने के लिए मत मरिए।
और मैं गोदी मीडिया से आग्रह खास तौर पर अर्नब गोस्वामी ने पहला ट्वीट किया था पुलवामा में, जश्न मना रहे थे, मैंने दिखाया। मैं अर्नब गोस्वामी से पूछना चाहता हूं वो ट्वीट क्या था जो पुलवामा में आपने सबसे पहले ट्वीट करके कहा था पहला मैं दिखा रहा हूं। आपको कहां से पता चली? उसका जगह जेल था। दूसरी बात, उन्होंने पहलगाम में कहा कि जज के कारण आज ये घटना घट रही है। हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट पर दुनिया की हिम्मत नहीं है उंगली, ये अर्नब गोस्वामी ने सुप्रीम कोर्ट पर उंगली उठाया। क्या उसकी जांच नहीं होनी चाहिए? और मैं गोदी मीडिया से आग्रह करूंगा, सेना के मनोबल को कमजोर मत कीजिए और नेताओं से कहूंगा कि सेना को फ्रीडम दीजिए, इंटरफेयर मत कीजिए। ये मुल्क मेरा है, नेताओं का नहीं। इसलिए ये जो कुछ गोदी मीडिया लोग हैं, इस्लामाबाद खत्म कर दिए, पाकिस्तान मिटा दिए, कराची उड़ गई, शहबाज भाग गया, शहबाज ढूंढ लिए। 90% थे। और ये अंधभक्त लोग, उनसे भी मेरा आग्रह है कि इंदिरा गांधी जी इस देश की, जो अटल जी ने जिनको दुर्गा और चंडी कही थी वो सही, कि जो अमेरिका के राष्ट्रपति बगैर बात किए ट्वीट करता है और हम सीज फायर कर देते हैं। जो मुल्क अमेरिका के ट्वीट पर चले, उस मुल्क में 1 मिनट भी हमारे देश के पीएम को रहने का राइट नहीं। इस्तीफा दे देना चाहिए। और हम आग्रह करेंगे अंधभक्तों से, इस्तीफा लीजिए। अब वक्त आ गया अंधभक्त लोगों, गोदी मीडिया लोग इस्तीफा लेने का। इस्तीफा लीजिए। यह देश आज इंदिरा गांधी को याद करें, यह देश याद करिए विपक्ष के हर नेता के हर लाइन को। अरे भैया, कुछ दिन के लिए आप लोगों से नहीं चलता है तो हम इन लोगों को रक्षा मंत्री और होम मिनिस्टर बना दीजिए, कर दीजिए कुछ दिन के लिए रक्षा मंत्री हम इन लोग होम मिनिस्टर। पता चलता है कि सैनिक के बीच में कोई अवरोधक नहीं होगा। तो इसीलिए अंधभक्त लोग और गोदी मीडिया से आग्रह है कि सवाल पूछिए इंटेलिजेंस का रिपोर्ट कहां है, सवाल पूछिए कि पुलवामा की घटना के गिरने के अनिर्णय क्यों हुए, सवाल पूछिए कि बारूद और हथियार कहां से आए, सवाल पूछिए कि ट्रंप के ट्वीट के बावजूद क्यों आपने सीजफायर बंद कर दी, सवाल पूछिए कि पाकिस्तान की सरकार और आतंकवादियों से भरोसा कैसे करेंगे, सवाल पूछिए कि हमारे देश को क्या पंचायती कोई 3000-4000 किलोमीटर बैठ के कोई चलाएगा, सवाल पूछिए कि हमें श्रीलंका, कभी चाइना, कभी तुर्की, कभी ये छोटा देश तय करता है। हम धन्यवाद देना चाहेंगे जापान को, इजराइल को, जिन्होंने इस दुख के घड़ी में खड़े रहने की हमारे साथ हिम्मत दिखाई। हम धन्यवाद देना चाहेंगे, नमन करना चाहेंगे उस शहीद परिवार को जिसके लिए मेरे तरफ से 50-50 लाख रुपया, यदि उस घर में बच्चे हैं तो उसकी पढ़ाई अंतिम तक पप्पू यादव के तरफ से लाख या हजार। हम उत्तर प्रदेश सरकार नहीं है कि जाति पूछ करके एक यहां जाएंगे और एक जाति पूछ करके दूसरे की, वो सिर्फ हम एक को हम 1 करोड़ देंगे, एक को कुछ भी नहीं देंगे। सेना में भी जाति, आश्चर्य भाई, सेना में भी जाति उत्तर प्रदेश की सरकार ने कहा, शहीद में भी जाति।
इतना घिनौना हरकत कभी आपने देखा क्या? इसलिए बिहार में सबसे पहले जो 2 शहादत हुई है, एक उस्मा पप्पू यादव के तरफ से, उसकी पूरी मदद। और मैं चाहूंगा कि अविलंब लोकसभा का सत्र बुलाया जाए। कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं, इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के बाद घटना को सामने पर विस्तृत चर्चा हो। जब हम आजाद कश्मीर की बात कर रहे थे, पीओके की बात, तो फिर ऐसी कौन सी परिस्थितियां आई कि हम सीजफायर किए? क्या कारण है कि आतंकवादी सपोर्टेड गवर्नमेंट पाकिस्तान के खिलाफ हम लड़ने की हिम्मत ना जुटाए? आतंकवादी सपोर्टेड सैनिक को हम लड़ने की हिम्मत नहीं दिखा पाए। हमारे सैनिक को क्यों रोका गया, जबकि हमारे सेना पूरी दुनिया से लड़ने की ताकत रखता है? हमारे सेना एक पीओके को कौन पूछे, हजारों पीओके को लेने की ताकत रखता है। आज पूरी दुनिया की उम्मीद भारत से है कि आतंकवाद का खात्मा करने की हिम्मत किसी को होगी, वो भारत को होगी। लेकिन हमने पानी खत्म कर दिया। इसलिए आतंकवाद और पीओके के लिए बगैर और आतंकवाद को खत्म किए बगैर निर्णय स्वीकार नहीं करनी चाहिए। आतंकवाद को खत्म करना चाहिए और आतंकवाद परस्त सरकार को सबक सिखाना चाहिए। दूसरी चीज, हम नेताओं से पूछना चाहेंगे, जो नेता हेलीकॉप्टर घुमा रहे हैं चुनाव के 3 महीना पहले, पटना में बाढ़ आए थे तो बीजेपी और एनडीए की सरकार और मुख्यमंत्री जी कहां सोए? घर से नहीं निकले, जिसकी 1 रुपया नहीं निकली, दूध का पैकेट नहीं निकला, और रोटी नहीं निकली, दवाई नहीं निकली। विपक्ष के नेता, एक बार पता नहीं चला दुनिया में कौन है, कहां है, कौन है विपक्ष। जब राजेंद्र नगर में बाढ़ आया, 3 किलोमीटर तक चुनाव नहीं था, तो किसी का पता नहीं था। जब कोरोना आया, पूरी दुनिया में 2 महीने तक बिहार के बच्चे कोटा में पड़े रह गए, रोते रह गए। किसी ने ट्रेन नहीं दी, सरकार ने ट्रेन बंद कर दी। पप्पू यादव को 2 ट्रेन भेजना पड़ा अपने ऑन खर्च पे। हमने रेलवे में, जयपुर रेलवे, राजस्थान रेलवे में एज ए बाय चेक हमने देके रेलवे लिया, ट्रेन लिया। और तब हम पूरे मुल्क में जब हमने एक बस भेजे, पैदल आने वाले यहां पर लोग मर गए। विपक्ष को पता नहीं था, न सत्ता पक्ष को पता था। तब इनके जेब में पैसा नहीं था, क्योंकि चुनाव नहीं था। छपरा में इतनी बड़ी बड़ी घटना जाति के आधार पर होती है। गोपालगंज में कई मुखिया और प्रमुख को गोली मार दिया जाता, सत्ता पक्ष और विपक्ष को फुर्सत नहीं मिलती है। पटना में हजारों सैकड़ों लोग मर जाते हैं, तब विपक्ष को फुर्सत नहीं मिलती। दानापुर में मर जाते हैं, फुर्सत नहीं मिलती। व्यापारियों को नौकरी पटना में वसूला जाता है पैसा, तब आप फुर्सत किसी को नहीं मिलता। पटना में हॉस्टल में ढूंढ करके परसों गोली मार दिया, तब आप फुर्सत नहीं हुआ, बच्चों को मार दिया। पटना के हॉस्टल में बम चलते हैं, तब आपको फुर्सत नहीं मिलती है। पटना में दर्जनों व्यापारी मरते हैं, तब आपको फुर्सत नहीं मिलती है। चुनाव में आपको देर आए दुरुस्त आए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा बीजेपी को। कम से कम आपका हेलीकॉप्टर चुनाव के लिए एक दिन आया, तो धन्यवाद देना चाहूंगा कि पप्पू यादव से आप सीखे तो जेब से पैसा निकाल। लेकिन सिर्फ एक ही जगह, पूर्णिया में तो और भी घटना देखी। मैं राजनीति का हिस्सा नहीं बनाना चाहूंगा किसी चीज। 3 महीना पहले एक बच्ची का बलात्कार हुआ। जस्टिस के लिए मेरे नेता सुनील मंडल जी लड़ते रहे। हमने 1 लाख रुपया उस परिवार को जाके मदद की उस वक्त, और 3 महीने बाद अपराधी का बेल हो गया। उसमें राजनीति का क्या मतलब? कौन मंत्री, कौन एमएलए क्या करता है, कानून क्या करता है, न्याय क्या करता है? जाति के आधार पर तो सबकी मदद कर रहा है। 3 महीने के बाद, 3 महीने पहले हम लोग कहां? तब हम लोग क्यों नहीं लड़ते? जब पटना में गोली चलती है बच्चों पर, यूपीएससी बीपीएससी पर, 100 एमएलए के बावजूद हम धरना पर क्यों नहीं बैठते? 100 एमएलए हमारे पास, यूपीएससी बीपीएससी के बच्चों को पीटा जाता है,
आंगनबाड़ी सेविका ममता आशा रसोईया के भीड़ पर लाठी चलती है, तब हम कहाँ होते हैं? तब हमारी परिस्थितियां क्या होती है? हम ये जानना चाहेंगे। डिबरा में बगल में 12 घर जल गए। बीजेपी के मंत्री को एक लोगों ने जाके कहा कि सर खाने तक के लिए कोई पैसा नहीं है। कल तक पप्पू यादव नहीं पहुंचे, 1 रुपया नहीं थी, एक पन्नी नहीं दिया किसी ने, 1 पन्नी। कल जब हम सीओ को पूछ रहे हैं, वो कहता है सर 2 दिनों से हम लोग मुख्यमंत्री में लगे हुए। मुख्यमंत्री पहले है कि जनता पहले है? मैं जानना चाहता हूं यहां के पदाधिकारी से, हमको आप ये बात बताइए, पहले मुख्यमंत्री या पहले जनता? 1 पन्नी नहीं धूप में रहा। सर जाइए आप लोग पूछिए बात। कल शाम में गोपीनगर में 12 घर जल गए, 1 बच्चा जल के मर गया। आपको लोगों ने कहा मंत्री जी देख लीजिए, आप एक बार नहीं गए, आप वहां उतरे, गुलदस्ता ले रहे थे। आप रात के 10 बजे आके ड्रामा का सबसे बड़ा कलाकार बनते हैं। आपको बगल में भवानीपुर याद नहीं आया? आपको मुसहरी में मार गए वो याद नहीं आया? तमिलनाडु चंद्रही मर गया याद नहीं आया? राजनीति का हिस्सा मत बने। कल 1 महीने का राशन, पूरे परिवार को कपड़ा, बेटी की शादी करने के लिए पैसा, जिसके घर में जवान लड़की थी उसके लिए पूरी मदद। 1 मिनट भी पप्पू यादव के ईटा, शरीर, मन, तन, किडनी सब पर इस बिहार की जनता का अधिकार। शरीर में एक सांस भी बचेगा तो सबसे पहला अधिकार मेरे पैसे पर, मेरे शरीर पर, मेरे सब कुछ पर, पूर्णिया, सीमांचल, कोसी, फिर बिहार का अधिकार। इन नेताओं को 4.5 साल तक कोसी सीमांचल याद नहीं आता। 20 साल सत्ता में रहते हैं ये लोग, इन्हें याद नहीं आता। इफ्तार पार्टी, ईद, बकरीद, दीपावली होती है, रामनवमी होती है, तब इन्हें याद नहीं आता। ये सीमांचल कोसी को सियासत का अखाड़ा ये लोग बनाना चाहते। जनता इन लोगों को सबक सिखाएगी। जनता सबक चुकी है। 82 से पप्पू यादव हर घर पर जाकर बेटे का फर्ज निभाता है। 82 और मेरी संपत्ति पर 82 से जनता का अधिकार है। मेरा सारा पैसा जनता का है। अरे दूसरों का लूटा हुआ तो 5.5 साल चलाओ। और हम सरकार से आग्रह करेंगे कि जो बच्चे मरे हैं उसके एक परिवार में नौकरी और 20-20 लाख रुपया। एक्सीडेंट में 8, सरकार की जो पॉलिसी है पैसा देने की वो बहुत गलत है। इसलिए राजनीति का अखाड़ा ना बनाए। जनता बेवकूफ नहीं है। जो मीडिया पर ट्रोल हो वह नेताओं को दिखता है, और जो मीडिया जिसका हिस्सा ना बने वो नेताओं को नहीं दिखता। रतौंधी की बीमारी है इन लोग। इन नेताओं का इलाज किसी रांची या आगरा में होना चाहिए। इन लोगों को इलाज की जरूरत है। ये लोग साइको हो चुके हैं सत्ता में आने के लिए। साइको
लूटा हुआ पैसा 6 महीने में जनता को दिख रहा कि आप क्या कर रहे हैं। हाड़ा में भी पप्पू यादव के जाने के बाद नेताओं की शुरुआत। डिबरा में पप्पू यादव ना गए होते तो किसी नेताओं को दिखता भी नहीं। मैंने कंधों पर अपने परिवार को लिया था। हमें नहीं पता था कि वहां क्या होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।